नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई कहानी में स्वागत है। इस कहानी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहानी अपनी पहचान खुद बनाती है। आप कहानी सुन सकते हैं, क्या पता ये कहानी आपके दिल में भी अपनी पहचान बना ले। अंधेरी रात में घाटी में आग की मशालों की एक कतार रेंगते हुए आग के सांप की तरह हिल रही थी। रोशनी की मदद से आदर्श देख सकता था कि पहाड़ों से होकर विशाल एनिमल से बनी सेना आगे बढ़ रही थी। एनिमल के ऊपर मशाले लिए लोग खड़े थे। ये स्वर्ण रक्षक के एनिमल हैं, ये स्वर्ण रक्षक की सेना है। एक नज़र में आदर्श लगभग 80 विशालकाय प्राणियों को देख सकता था। किसी को ऐसे सैन्य दल की युद्ध क्षमता के बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं होगी। उनमें से झुंड का नेतृत्व कर रहा विशालकाय एनिमल अपनी पीठ पर एक झंडा लहरा रहा था। वो झंडा सुनहरे पीले रंग का था और उस पर एक सुंदर ड्रैगन बना हुआ था। ये स्वर्ण रक्षक का झंडा था। ज्योति और बूढ़े दुर्जय से विदा लेते समय आदर्श ने राज्य के चयन के बारे में पूछा था। वो ये भी जानता था कि स्वर्ण रक्षक ने जानबूझकर क्लाउड वाइल्डरनेस का एक अत्यंत विस्तृत नक्शा बनाया था। बेशक बूढ़े दुर्जय ने आदर्श को पिछले कुछ महीनों में हुई बैंगनी बादल वाली घटना की 2 घटनाओं के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर उन्होंने बताया होता तो आदर्श के विचार अनकंट्रोल्ड हो जाते। वे आखिरकार यहाँ आ गए हैं। इस टुकड़ी का क्लाउड वाइल्डरनेस में प्रवेश राज्य के चयन पर निर्भर है। मुझे लगता है अब समय आ गया है। मेघ वन क्षेत्र अत्यंत विस्तृत था और छोटी छोटी जनजातियां असंख्य थीं। राज्य के चयन के लिए वे हर जनजाति में जाकर परीक्षा नहीं ले सकते थे, इसलिए वे सभी उम्मीदवारों को किसी एक बड़ी जनजाति में इकट्ठा करते, एक विशिष्ट मानक निर्धारित करते और सामूहिक रूप से उनका मूल्यांकन करते। स्वर्ण रक्षक का गंतव्य ताओ आदिवासी कबीला था। उन्होंने राज्य के चयन के लिए ताओ आदिवासी कबीलों की भूमि को परीक्षा केंद्र के रूप में चुना था। ताओ आदिवासी कबीला कई मील व्यास वाले क्षेत्र पर नियंत्रण रखता था। सबसे बड़े कबीलों में लाखों परिवार थे जो 10 लाख लोगों के बराबर थे। क्लाउड वाइल्डरनेस में जनसंख्या की गणना स्वस्थ शरीर वाले पुरुषों की संख्या के आधार पर की जाती थी क्योंकि यही संख्या सबसे ज्यादा सार्थक थी। स्वस्थ शरीर वाले पुरुष ही मुख्य श्रम शक्ति थे और युद्ध में अग्रणी योद्धा भी। किसी जनजाति की वास्तविक शक्ति को दर्शाने के लिए जिसमें वृद्ध और बीमार लोग भी शामिल हों, जनगणना को निरर्थक बना देती। एक स्वस्थ शरीर वाले पुरुष की एक पत्नी, माता पिता और कुछ बच्चे होते हैं। जहां तक आदर्श और प्रिया जैसे स्वस्थ शरीर वाले पुरुषों के बिना परिवारों की बात है तो उन्हें परिवार भी नहीं माना जाएगा। इसलिए जब जनगणना होगी तो प्रिया को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। एक बड़ी जनजाति के लिए एक परिवार में लगभग 6 से 7 लोग होते थे, इसलिए सैकड़ों हजारों परिवारों के लिए ये लगभग 10 लाख लोग होंगे। क्लाउड वाइल्डरनेस में 10 लाख लोगों की एक जनजाति का होना बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। ताओ जनजाति का कबीला 1000 साल से भी ज्यादा समय तक क्लाउड वाइल्डरनेस में जीवित रहा था। चूंकि उनका इतिहास लंबा था, इसलिए वे एक ऐसी मार्शल आर्ट विरासत बनाने में कामयाब रहे जिसे वे अपना कह सकते थे। जहां तक लियान जनजातीय कबीले जैसी छोटी जनजाति का सवाल है, उनके चारों ओर कोई बाड़ नहीं थी, लेकिन ताओ जनजातीय कबीले के लिए मजबूत बाड़ ने उन्हें घेर रखा था। ये लकड़ी की बाड़ें मोटे गोल लट्ठों से बनी थीं, जिन्हें एक दूसरे के बगल में रखा गया था। हर लट्ठा 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था। ये लट्ठे विशाल जंगल में एक खास पेड़ से लिए गए थे। इनका शरीर बेहद घना और मजबूत था और कई सौ साल तक मौसम की मार झेलने के बाद भी सड़ता नहीं था। ताओ आदिवासी कबीले के इतने सालों तक टिके रहने की मुख्य वजह कबीले का अद्भुत प्रदेश ताओ पर्वत था। उजड़े हुए एनिमल अद्भुत प्रदेशों से दूर रहते थे और सिर्फ उजड़े हुए इलाकों में ही रहते थे, इसलिए ताओ पर्वत के संरक्षण में ताओ आदिवासी कबीले के नियंत्रण वाले इलाके में बहुत कम उजड़े हुए एनिमल दिखाई दिए। इसके अलावा ताओ आदिवासी कबीले में बैंगनी रक्त योद्धाओं या बैंगनी रक्त क्षेत्र के शिखर पर योद्धाओं की कोई कमी नहीं थी। इतना ही नहीं, ताओ आदिवासी कबीले के पास एक अनमोल पूर्वज अस्त्र था, जिससे अगर कोई शक्तिशाली उजाड़ एनिमल भी अटैक करता तो भी उस पूर्वज अस्त्र को केंद्र में रखकर असंख्य बैंगनी रक्त योद्धा एक व्यूह रचना कर सकते थे, जिससे उन्हें युद्ध करने की शक्ति मिलती थी। इन कारणों से ताओ जनजातीय कबीला कई वर्षों तक चला और उसकी ताकत बढ़ती गई। लेकिन एक मजबूत और विशाल जनजाति वैभव दिव्य साम्राज्य जैसी विशाल इकाई की बराबरी नहीं कर सकती थी। ये तुलना पहाड़ की तलहटी में पड़े एक कंकड़ या पेड़ की जड़ों के नीचे धूल के कण के बराबर होगी। ये कहने लायक भी नहीं था। इस समय ताओ जनजाति के कबीले को खबर मिल चुकी थी। दोपहर के समय स्वर्ण रक्षक का आगमन होने वाला था। ताओ जनजाति के कुलपिता और बड़ी संख्या में कबीले के मुखिया उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थे। दोपहर के समय जैसा कि बताया गया था, स्वर्ण रक्षक समय पर पहुंच गया। स्वर्ण रक्षक के इस काफिले का नेता लाल कवच पहने एक आदमी था। वो स्वर्ण रक्षक का लाल शर्ट वाला नेता अधिकारी रुद्र था। ताओ जनजातीय कबीले के लिए यह सम्मान की बात है। अधिकारी रुद्र को देखकर ताओ जनजातीय कबीले के कुलपति तुरंत अत्यंत सम्मानपूर्वक उनका स्वागत करने के लिए आगे आए। स्वर्ण रक्षक में लाल शर्ट वाले नेता के पास 1000 लोग होते थे, इसलिए उन्हें आमतौर पर 1000 घराने कहा जाता था। बेशक घराने का मतलब शरीर से जुड़े हुए पुरुष होते थे।
वैभव दिव्य साम्राज्य की सेनाओं में स्वर्ण रक्षक की कोई महिला नहीं थी। महिलाओं ने अपनी अलग सेना बनाई। एक आम हजार घराने का मतलब कुछ भी नहीं था, लेकिन स्वर्ण रक्षक के हजार घराने वैसे नहीं थे। ताओ जनजाति के लोगों के लिए इस तरह के लोगों को नाराज करना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये हमारे कबीले के नए पीढ़ी के आकांक्षी हैं। आइए 1000 परिवारों का अभिवादन करें। ताओ कबीले के कुलपिता ने हाथ हिलाते हुए कहा। उनके पीछे 13 से 20 साल की उम्र के 100 युवा योद्धा थे। उन्होंने एक स्वर में रुद्र परिवार का अभिवादन किया। ये सभी लोग ताओ जनजातीय कबीले के कुलीन वर्ग की अगली पीढ़ी के लोग थे और वे राज्य के चयन में भाग ले रहे थे। कुलपति को आशा थी कि युवा योद्धाओं को अधिकारी रुद्र का अभिवादन करने के लिए आमंत्रित करने से उनमें से 1 या 2 पर अधिकारी रुद्र की नजर पड़ जाएगी, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिलेंगे। लेकिन अफसोस की बात थी कि अधिकारी रुद्र को जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। दरअसल स्वर्ण रक्षक के अधिकारी बेहद कुलीन थे। राज्य की राजधानी से आने के कारण उनके लिए क्लाउड वाइल्डरनेस के किसी योद्धा की कद्र करना दुर्लभ था। ऐसा इसलिए नहीं था कि वे उन्हें नीची नजर से देखते थे, बल्कि इसलिए कि क्लाउड वाइल्डरनेस के योद्धा नाकाफी थे। अधिकारी रुद्र के दृष्टिकोण से स्वर्ण रक्षक का क्लाउड वाइल्डरनेस में आना क्लाउड वाइल्डरनेस में होने वाली घटनाओं की जांच पड़ताल करने के लिए था। जहां तक राज्य के चयन का प्रश्न है, ये केवल सुविधा का मामला था और क्लाउड वाइल्डरनेस में किसी भी चमत्कार की खोज की कोई उम्मीद नहीं थी। अधिकारी रुद्र ने अपने सामने खड़े युवाओं के ग्रुप पर एक हल्की नजर डाली और व्यावसायिक भाव से कहा, मेरी यात्रा का कारण आधिकारिक कार्य है, इसलिए फिजूल खर्ची की कोई आवश्यकता नहीं है। शहर में प्रवेश करें। अधिकारी रुद्र ने अपना हाथ हिलाया और स्वर्ण रक्षक सीधे आगे बढ़ गए। ताओ जनजाति के युवा योद्धा मूल रूप से उत्सुकता से भरे हुए थे और उन्होंने इसके लिए बहुत सावधानी से तैयारी की थी, लेकिन स्वर्ण रक्षक के आगमन के दिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। इससे युवा योद्धा उदासी में डूब गए। ये 1000 घरों वाला अधिकारी रुद्र, वो हमें पूरी तरह से नीची नजर से देखता था। ये तो हद हो गई। हमारा ताओ कबीला इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कबीला है। हालांकि हम जंगल में रहते हैं और संसाधनों की कमी है, लेकिन जंगल में पले बड़े होने के कारण हम लड़ाइयां और खून खराबा देखते हुए बड़े हुए हैं। वे ग्रीनहाउस के फूल हमारे असली युद्ध के एक्सपीरियंस के सामने कैसे टिक सकते हैं? जल्द ही चयन होगा। हम स्वर्ण रक्षक अधिकारियों को बता देंगे कि वे गलत थे। हम भले ही अच्छा परफॉर्मेंस न करें, लेकिन हमारे ताओ आदिवासी कबीले का पहला युवा गुरुहू या टेम्पर्ड बॉडी पूरा करने और ड्रैगन पल्स की स्थिति तक पहुंचने वाला है। इस योद्धा चयन में वो निश्चित रूप से चमकेगा। इन युवा योद्धाओं ने एकांत में एक चैलेंजिंग स्वर में चर्चा की। ताओ जनजाति के पहले युवा गुरु का नाम तेजस था और वे पूरे कबीले में प्रसिद्ध थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे तपती हुई देह की अवस्था तक पहुंचने के बेहद करीब थे। विशाल जंगल में तपती हुई देह की अवस्था तक पहुंचना बेहद कठिन था। अधिकारी रुद्र स्वर्ण रक्षक परिवार को सीधे उनके शिविर तक ले गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने कपड़े बदले और आधी रात को अकेला ही निकल पड़ा, बिना किसी अनुयायी के और बिना किसी की नजर पड़े। एक सुंदर प्रांगण में अच्छे कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी बैठा था और सफेद कपड़े पहने एक लड़की के साथ शतरंज खेल रहा था। गुरुजी, अब आपकी बारी है। सफेद कपड़ों वाली लड़की मुस्कुराई। ये लड़की वही लड़की थी ज्योति, जिससे आदर्श को मिलने का मौका मिला था, और जिस बूढ़े आदमी को उसने गुरुजी कहकर संबोधित किया था वो निश्चित रूप से बूढ़ा दुर्जय था। बूढ़े आदमी दुर्जय ने एकाग्रता में अपनी भौहें सिकोड़ ली, जबकि उसकी मोटी उंगली ने शतरंज के मोहरे को कसकर दबा रखा था। वो अपनी अगली चाल के बारे में अनडिसाइडेड था। पिछले 8 शतरंज मुकाबलों से बचने के लिए उसने तरह तरह के बहाने बनाए थे, लेकिन एक बार फिर ज्योति ने उसे मजबूर कर दिया था। उसका राजा गद्दी छोड़ने वाला था और उसके पास इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। के ज्योति, तुम्हारे शतरंज के कौशल में सुधार हुआ है और अब तुम मेरे पुराने कौशल जैसे हो गए हो। लगता है मुझे सीरियसली सोचना होगा, बूढ़े दुर्जय ने बेशर्मी से कहा, जिससे ज्योति हंस पड़ी, लेकिन उसने बस अपने मालिक को अगली चाल चलने के लिए कहा। ज्योति शायद ही कभी मुस्कुराती थी। सिर्फ बूढ़े दुर्जय के सामने ही वो अपनी वो छोटी सी जिंदादिली दिखाती थी जो एक जवान लड़की आमतौर पर दिखाती है। ज्योति के मन में बूढ़ा दुर्जय उसका मालिक और दादा दोनों था। इस समय दरवाजे से एक आवाज आई। ये छोटा कमांडर सम्राट के आदेश से ग्रैंड मास्टर दुर्जय को एक पत्र देने के लिए यहाँ आया है। कोई मेहमान आया था। बूढ़े दुर्जय ने ऐसे कहा मानो उसका रक्षक आ गया हो। अब और नहीं खेलना, अब और नहीं खेलना। कोई मेहमान आया है। ज्योति, चाय का बर्तन इधर लाओ। उस बूढ़े आदमी दुर्जय ने अपनी मोटी भुजाओं का उपयोग शतरंज की बिसात पर वार करने के लिए किया, जिससे शतरंज के सभी मोहरे बिखर गए। ज्योति अवाक रह गई और मजाकिया लहजे में बोला, आपके चाय वाले शिष्य ने तो चाय पहले ही बना ली थी। गुरु खेल में इतने मग्न थे कि आपने चाय नहीं पी। बूढ़े आदमी दुर्जय ने मेज पर चायदानी को देखा और बिना बोले पलकें झपकाईं। सौभाग्य से स्वर्ण रक्षक के 1000 घरों के मुखिया अधिकारी रुद्र ने आंगन में प्रवेश किया और बूढ़े आदमी दुर्जय को हाथ जोड़कर सलाम किया। ये छोटा सेनापति सम्राट के आदेश से ग्रैंड मास्टर दुर्जय को एक पत्र देने आया है। ग्रैंड मास्टर दुर्जय, इसे देख लें।
ये कहते हुए अधिकारी रुद्र ने विनम्रता से पत्र शतरंज की मेज पर रख दिया। ये एक लाल पत्र था जिस पर मुहर का ऋण अंकित था। बूढ़े आदमी दुर्जय का ताओ आदिवासी कबीले में रहने का मुख्य कारण उस पत्र की प्रतीक्षा करना था जो अधिकारी रुद्र उसके लिए लाया था। उसने पत्र लिया और चेहरे पर गंभीरता लाते हुए सहजता से कहा, अधिकारी रुद्र, है ना? तुमने बहुत मेहनत की है, चाय पियो। अधिकारी रुद्र एक पल के लिए रुका और मेज पर रखे चाय के प्यालों पर नजर डाली। वो एक सावधान व्यक्ति था। वो देख सकता था कि चाय बूढ़े दुर्जय और ज्योति के शतरंज खेलते समय पी जा रही थी और संभवतः वो चाय ज्योति ने ही बनाई थी। ज्योति एक महान व्यक्तित्व वाली महिला थी जिनके पीछे बड़े बड़े घरानों के कई कुलीन लोग दौड़े चले आते थे। हो सकता है कि एक दिन उनकी सगाई वैभव दिव्य साम्राज्य के किसी राजकुमार से हो जाए और वे राजकुमारी बन जाएं और एक दिन महारानी भी बन जाएं। स्वर्ण रक्षक के 1000 घराने के रूप में अधिकारी रुद्र भविष्य की महारानी द्वारा बनाई गई चाय पीने के लिए मौत को दावत दे रहा होगा। यद्यपि ये इम्पॉसिबल था, लेकिन अधिकारी रुद्र को एक स्वर्ण रक्षक 1000 परिवार के रूप में सभी प्रकार के लोगों के साथ व्यवहार करते समय बड़ी तस्वीर पर विचार करना पड़ा। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, इस प्रस्ताव के लिए धन्यवाद ग्रैंडमास्टर दुर्जय। इस छोटे कमांडर को अभी भी रिपोर्ट करने के लिए वापस आना है, इसलिए मैं शराब नहीं पीऊंगा। अधिकारी रुद्र शिष्टाचार का अक्षरशः पालन करता था और अपनी बातों में भी मर्यादा रखता था, लेकिन बूढ़ा दुर्जय एक ऐसा व्यक्ति था जिसका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था, इसलिए राज्य के राज परिवार को भी उसके साथ शिष्टाचार से पेश आना पड़ता था। उसे दुनिया के शिष्टाचार का न तो ध्यान था और न ही उसकी उसमें कोई रुचि थी। ठीक है, तो फिर तुम जा सकते हो। बूढ़े दुर्जय ने हाथ हिलाया और अधिकारी रुद्र के जाने तक इंतजार किया। उसने मोम को फाड़ा और हाथों के कुछ इशारों से सील खोल दी। उसके बाद बूढ़े दुर्जय ने लिफाफे के अंदर से कुछ निकाला। ये कोई लिखित पत्र नहीं था, बल्कि एक चित्र था। जब बूढ़े दुर्जय ने चित्र निकाला तो एक प्राचीन एनिमल की भूतिया छवि उभरी और फिर गायब हो गई। वो धुएं के गुबार जैसा था। ये चित्र देखकर बूढ़े दुर्जय की आंखें चमक उठीं, मानो वो कोई गरीब तिजोरी का रक्षक हो और उसे खजाना दिख रहा हो। उसने मन ही मन सोचा, इस क्लाउड वाइल्डरनेस में सचमुच कोई खजाना हो सकता है। अगर मार्क्वेस वेनियन खुद ऐसा नहीं कर सकता और उसे मेरी मदद की जरूरत है, तो लगता है कि राज्य की खजाने की खोज व्यर्थ नहीं गई। मास्टर, इस चित्र में क्या प्रॉब्लम है? ज्योति ने पूछा, जो उस प्राचीन एनिमल की भूत छवि को देखते हुए एक तरफ खड़ी होकर विचार कर रही थी, जो पहले ही लुप्त हो चुकी थी। वो चित्र से रहस्य उजागर नहीं कर सकी, लेकिन उसके रहस्यवाद को महसूस कर सकी। बूढ़े दुर्जय ने कहा, यह चित्र प्राचीन काल से चला आ रहा है। मुझे नहीं पता कि इसका बैंगनी बादलों के जन्म से कोई संबंध है या नहीं, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी ये बहुत अच्छी चीज है। ज्योति, चिंता मत करो। मैं तुम्हारी टूटी हुई मध्याह्न रेखाओं को जोड़ने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए दुनिया के कोने कोने तक खोज करूंगा। जब से विक्रम बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश करने में विफल रहा, लियान आदिवासी कबीला शांत हो गया था। पहाड़ों पर जड़ी बूटियां चुनने वाले सैकड़ों लोगों के भव्य दृश्य अब दिखाई नहीं देते थे, न ही उनके बलवान लोग अनाज की खेती के मैदान में आग सुलगाते दिखाई देते थे। विक्रम के घायल होने की खबर को दबा दिया गया था। सभी लोगों को यकीन हो गया था कि विक्रम पर्पल ब्लड के दायरे में घुस गया है और उसकी ताकत में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अब उन्हें केवल राज्य के चयन की प्रतीक्षा करनी थी। विक्रम एक राज्य योद्धा बनेगा और लियान जनजातीय कबीले को बेहतर जीवन प्रदान करेगा। इस दिन आसमान बर्फ से ढका हुआ था और बादल नीचे लटके हुए थे। लियान जनजाति के एक बड़े से चील ने आसमान में उड़ान भरी। इस बाज के पंखों का फैलाव 10 मीटर से अधिक था और इसकी उड़ान हवा के झोंके के साथ होती थी, जिससे बर्फ अस्त व्यस्त तरीके से नाचने लगी थी। वो क्या है? लियान जनजाति के गरीब लोग इतना बड़ा बाज कैसे देख सकते थे? क्या ये कोई खूंखार एनिमल है या ये कोई उजाड़ एनिमल हो सकता है? इतने बड़े बाज को देखकर लोग घबरा गए थे। आमतौर पर किसी अद्भुत दुनिया के संरक्षण में सामान्य खूंखार एनिमल या बेसहारा एनिमल शायद ही कभी किसी जनजाति के आसपास अतिक्रमण करते हैं, लेकिन वे नॉर्मल परिस्थितियों में थे। ऐसे एग्जाम्पल हो सकते थे जब भयंकर एनिमल या उजाड़ एनिमल लोगों की मेजबानी करने वाले वंडरलैंड पर अटैक करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप सामूहिक हत्या होती थी। इसका मतलब नरसंहार जैसा ही था। पूरे क्लाउड वाइल्डरनेस में अनगिनत छोटी छोटी जनजातियां थीं, इसलिए अगर कुछ छोटी छोटी जनजातियां खत्म भी हो गईं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ये वास्तव में किसी उजाड़ एनिमल द्वारा किया गया अटैक था, तो ये लियान आदिवासी कबीले के लिए एक त्रासदी होगी। जब लोग घबरा गए तो बड़े बाज ने अचानक कुछ गिराया जो आकाश में जलने लगा। पेंग! एक बड़ी विस्फोटक ध्वनि के परिणाम स्वरूप आकाश में पाठ की एक लाइन दिखाई दी। इनमें से हर शब्द को जमीन पर रखने पर आधा एकड़ जमीन घेर लेता। आकाश में इससे लियान जनजाति के पूरे क्षेत्र में कोई भी इसे साफ देख सकता था। 3 दिन बाद दोपहर में स्वर्ण रक्षक लियान जनजाति के कबीले में अपने राजदूत भेजेंगे और अपने साथ 10 योद्धाओं को ताओ जनजाति के कबीले में चयन के लिए ले जाएंगे। जो लोग चयन में सफल होंगे वे राज्य के योद्धा स्वर्ण रक्षक के सदस्य बन जाएंगे। इन 10 लोगों की उम्र 28 साल से कम होनी चाहिए। इनका चयन उन लोगों में से किया जाएगा जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है और कबीले द्वारा तय किया जाएगा।
पाठ की बड़ी लाइन देखकर सभी रुक गए। राज्य का चयन आखिरकार शुरू हो रहा है। इतने दिनों के इंतजार और तमाम त्याग के बाद वो दिन आ ही गया। जिस दिन का उन्हें इंतजार था वो आ ही गया। लियान जनजाति के आंगन में द्रोण ने आंखें सिकोड़कर आकाश में बड़े बड़े शब्दों को देखा। उसे याद आया कि उस बड़े बाज को दिव्य पवन बाज कहा जाता था, जिसे स्वर्ण रक्षक ने विशेष रूप से पाला था। इन दिव्य पवन गरुड़ों को बचपन से ही भयंकर एनिमल का मांस खिलाया गया था और वे बहुत उच्च बुद्धि के थे और अपनी गति और चपलता के कारण वे विशाल जंगल में उड़ने में सक्षम थे। इससे पहले जब स्वर्ण रक्षक ने नक्शे बनाए थे तो उन्होंने सभी छोटी जनजातियों के स्थानों का संकेत पहले ही दे दिया था। अब स्वर्ण रक्षक के सदस्यों ने राज्य के चयन की खबर पहुंचाने के लिए सभी छोटी जनजातियों में चीलें भेजी थीं। पाठ की ये बड़ी लाइन 1 घंटे तक आकाश में जलती रही। उसके बाद वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई। लियान आदिवासी कबीले के पीछे पहाड़ पर आदर्श एक बड़ी चट्टान पर झुककर घास की एक पत्ती चबाते हुए शब्दों को देख रहा था। 10 लोग, कबीले द्वारा तय। आदर्श शब्दों के अर्थ पर विचार करने लगा। जाहिर है स्वर्ण रक्षक ताओ कबीले में योद्धा चयन की योजना बना रहे थे। लियान कबीले जैसे छोटे कबीले के लिए, जिसमें केवल 10 स्थान है, ये प्रोसेस आसान होती अगर कबीला खुद 10 लोगों का चयन करता। कबीले ने चुना। आदर्श ने उपहास किया क्योंकि ये स्पष्ट था कि 10 स्थान विक्रम और योद्धा तैयारी शिविर के बाकी सबसे विश्वसनीय सदस्यों द्वारा लिए जाएंगे। जहां तक आदर्श की बात है, उसे कबीले में एक मृत व्यक्ति माना जाता था। चयन का कोई भी तरीका अपनाया जाए, आदर्श को नहीं चुना जाएगा। आदर्श ने घास का पत्ता अपने मुंह में थूक दिया और उसके मन में एक विचार आया। 3 दिन बाद दोपहर में मैं खुद ही अपनी जगह पालूंगा। उसी समय लियान जनजाति के आंगन में बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे गिर रहे थे। विक्रम आग के पास एक मुलायम एनिमल की खाल पर लेटा हुआ था और उसकी नजर आसमान में बड़े बड़े शब्दों पर पड़ी। बैंगनी रक्त के क्षेत्र में प्रवेश करने में असफल होने के बाद से विक्रम कई दिनों से बिस्तर पर पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उन दिनों उसमें खून की कमी थी। इससे एक कमजोर विद्वान का आभास हो रहा था। शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण उसे मुलायम एनिमल की खाल से बनी एक कुर्सी पर लिटाया जाता था। उसे घर के अंदर बाहर ले जाया जाता था और हर जगह नौकरानियां उसकी सेवा करती थीं। इस समय विक्रम 4 दासियों से घिरा हुआ था जो आदेश का इंतजार कर रही थीं। वे लगभग 17 साल की थीं। उनके हाथ में या तो सूखे मांस की प्लेट, फल या कोयले का तवा था। दिन ठंडा था और 4 नौकरानियां 4 घंटे से बर्फ में खड़ी थीं। वे आग से दूर थे, इसलिए उसकी गर्मी का आनंद नहीं ले पा रही थीं। उनके चेहरे, कान और हाथ ठंड से लाल हो गए थे। बर्फ की वजह से उनके लिनेन के जूते गीले हो गए, जिससे उनके सुन्न पैर बर्फ की गुफा जैसे एनवायरनमेंट में फंस गए थे। लेकिन फिर भी वे बिना हिले डुले सीधे खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथों में चीजें ठीक से पकड़ रखी थीं, हालांकि उनकी बाहें बहुत पहले ही सुन्न हो चुकी थीं। कुछ नौकरानियां तो बेहोश होने की कगार पर थीं, अपने होंठ काटने लगीं। वे बड़ी मुश्किल से अपने को पकड़े रहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे हिलीं तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। इन सभी दिनों में वे बीमार दिखने वाले विक्रम का इंतजार कर रहे थे और वो मूड स्विंग से ग्रस्त था, जिससे वो बहुत डरावना लग रहा था। 3 दिन पहले विक्रम के पास काम करने वाली एक नौकरानी ने दलिया लाते समय गलती से एनिमल की खाल से बने गलीचे पर दलिया गिरा दिया था। नतीजतन विक्रम ने उसके चारों हाथ पैर तोड़ दिए और उसे 2 दिन और 2 रात तक बिना खाना पीना दिए लकड़ी के कमरे में बांध दिया। वो नौकरानी शायद अब तक लगभग मर चुकी होगी, लेकिन किसी ने भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की, न ही किसी ने उसे कुछ खाने पीने को दिया। पहले जब विक्रम लोगों को मारता या डांटता था तो वो उनकी जान लेने तक नहीं जाता था, लेकिन अब इन नौकरानियों की नज़र में विक्रम एक दुष्ट एनिमल बन गया था। सबसे भयानक बात यह थी कि हत्या करने से पहले उसके चेहरे पर हत्या के इरादे का कोई निशान नहीं दिखता था। एक क्षण वो हंस रहा होगा और अगले ही क्षण वो चाकू निकालकर आपको अंधा कर देगा, आपकी जीभ काट देगा और आपको क्रूज पर चढ़ाकर कलश में रख देगा। विक्रम, परीक्षा 3 दिन में शुरू होगी। तभी एक व्यक्ति आंगन में आया। वो हरे कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी था। पूरे लियान आदिवासी कबीले में केवल कुछ ही लोग थे जो विक्रम को विक्रम कहकर संबोधित कर सकते थे। ये ज्यादातर लियान आदिवासी कबीले के बुजुर्ग थे, क्योंकि एकमात्र योग्य बाहरी व्यक्ति योद्धा तैयारी शिविर का प्रशिक्षक द्रोण ही था। हाँ, मैंने देखा है, विक्रम ने कमजोरी से जवाब दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी हालत ऐसी होगी। उजाड़ हड्डीसार काम करने में विफल रहा है और बैंगनी रक्त क्षेत्र के माध्यम से तोड़ने में उसकी विफलता के साथ विक्रम को बहुत बड़ा झटका लगा था। उसने अपने घर की सारी संपत्ति इकट्ठी कर ली थी, अपनी सारी संपत्ति खर्च कर दी थी तथा उस एक शर्त के लिए पुलों को जला दिया था, लेकिन जब समय आया तो उसे बेरहमी से नष्ट कर दिया गया। अपने 17 साल के जीवन में उन्होंने उस एक सपने के लिए 1 दशक तक मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था, और जैसे ही उन्होंने राज्य के चयन के साथ सफलता की ओर अंतिम कदम बढ़ाया, वे पूरी तरह से असफल हो गए। जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी ही ज्यादा निराशा। इसका सबूत विक्रम द्वारा वेदी पर गुस्से में ताजा खून की उल्टी से मिला। विक्रम, तुम गुस्से में थे जिससे तुम्हारी मेरिडियंस घायल हो गईं। ये कोई मामूली चोट नहीं है और इसके लिए भरपूर आराम की जरूरत होगी।
इस दौरान तुम्हें मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं अपने शरीर की ऊर्जा का संचार करना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम हिलो भी नहीं, वरना स्थायी क्षति हो सकती है। द्रोण ने यह कहते हुए विक्रम के पास खड़ी 4 दासियों पर विचार मग्न नजर डाली। विक्रम ने अपने शरीर को एनिमल की खाल के गलीचे में लपेटा और कहा, मैं समझ गया। प्रशिक्षक द्रोण, मेरे शरीर को देखिए, क्या आपको लगता है कि चयन शुरू होने पर मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा? द्रोण ने उत्तर दिया, आप पहले ही काफी ठीक हो चुके हैं। अगले 4-5 दिनों में आप ठीक हो जाएंगे। स्वर्ण रक्षक आपको ताओ जनजाति के कबीले में ले जाएंगे और आपको वहां बसाएंगे। उन्हें जांच क्षेत्र तैयार करना होगा, जिसमें 1-2 दिन लगेंगे। जांच के समय तक आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये अच्छी बात है। विक्रम की आवाज बहुत शांत थी, लेकिन जब वो बोला तो उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी जो किसी के भी दिल की धड़कन बढ़ा देगी। ये दुनिया के प्रति विष, घृणा और नफरत का मिश्रण था। ये बताना कठिन था कि बैंगनी रक्त क्षेत्र में सफलता पाने में विफलता का विक्रम की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने आसपास की हर चीज से नफरत हो। मुझे इन सभी कष्टों से क्यों गुजरना पड़ा और इस ऊबड़ खाबड़ रास्ते को क्यों पार करना पड़ा? स्वर्ग ने मेरी आखिरी चिप क्यों चुरा ली? अगर स्वर्ग होता तो मैं तुम्हें श्राप देता कि तुम विस्मृत हो जाओ। अगर ईश्वर होता तो मैं तुम्हें श्राप देता कि तुम पर बिजली गिरे। विक्रम का बिहेवियर देखकर द्रोण को समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसने बस उसे दिलासा दिया, विक्रम, हिम्मत मत हारो। तुम भले ही बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश करने में असफल रहे हो, लेकिन तुम्हारे राज्य के चयन में सफल होने की संभावना अभी भी ज्यादा है। राज्य का चयन मुख्यतः तुम्हारी क्षमता को देखने के लिए है, न कि तुम्हारी वर्तमान साधना की ऊंचाई को देखने के लिए। उसने जानबूझकर अपनी बातें दासियों से नहीं छिपाई, क्योंकि ये चारों दासियां जानती थीं कि गपशप करते रहना ठीक नहीं है। हाँ, मुझे पता है प्रशिक्षक द्रोण, मुझे आपको योद्धा तैयारी शिविर से 9 लोगों को चुनने के लिए परेशान करना होगा। उस समय वे मेरे साथ ताओ जनजाति के कबीले में जाएंगे। द्रोण के सांत्वना भरे शब्द सुनने के बाद भी विक्रम का उत्साह कम नहीं हुआ था। उसने न सिर्फ राज्य के चयन में सफल होने की योजना बनाई थी, बल्कि स्वर्ण रक्षक के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने, उन्हें चौंका देने और विस्मित करने की भी योजना बनाई थी, जिससे उसे राज्य के शूरवीर की उपाधि मिल सके, या यहां तक कि स्वर्ण रक्षक के 100 घराने या 1000 घराने का सदस्य भी बनाया जा सके। लेकिन अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो चयन परीक्षा में पास हो ही जाएगा। उसके लिए कम समय में प्रगति करना इम्पॉसिबल था। शेष 9 को चुनने का तरीका था एक लड़ाई का मुकाबला। यह एक निष्पक्ष, सरल और प्रत्यक्ष तरीका था। इतने सालों में लियान जनजाति का जीवन नीरस रहा था, क्योंकि वे बस भोजन की तलाश में ही लगे रहते थे। ये लड़ाई एक दुर्लभ घटना थी। गांव वालों को यह कैसे याद नहीं आ सकता? तो जिस दिन मुकाबला शुरू हुआ, जितने भी गांव वाले आ सकते थे वे सब आ गए। वे वहां योद्धा तैयारी शिविर के लोगों को लड़ते देखने आए थे। कठिन और नीरस जीवन के बावजूद गांव के लोग इस जीवंत कुश्ती मैच को देखने के लिए बेहद उत्साहित थे। उनमें से बच्चे सबसे ज्यादा खुश थे, खासकर जब बेकन बांटा गया। ये मुकाबला सुबह देर से होने वाला था और लियान जनजाति के कुलपिता के परिसर के सामने वाले चौक में आयोजित किया जाना था। लेकिन भोर होने से पहले ही मुकाबला स्थल अच्छी जगह की तलाश में लोगों से भर गया था। बच्चे अपने पिता की गर्दन पर सवार थे और मंच की ओर अनुकूल स्थान बनाकर खड़े थे। कई बच्चे आदर्श की उम्र के ही थे और उन्हें छोटा नहीं माना जाता था। ऐसे बच्चों को अपने पिता की गर्दन पर सवार होते हुए आपने कितनी बार देखा होगा। उनका मजाक उड़ाया जाता, लेकिन आज किसी को कोई परवाह नहीं थी। बच्चे अपनी मुट्ठियां और उंगलियां रगड़ रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि शायद वे ही मंच पर लड़ रहे होंगे। ये लड़ाई का मंच उनके लिए बेहद उत्तेजक था। वे हमेशा से योद्धा तैयारी शिविर का सदस्य बनने का सपना देखते थे। ये कितना प्रतिष्ठित था। भीड़ बढ़ती गई, यहां तक कि पेड़, घर और छतें भी लोगों से भरी हुई थी। इस दुनिया में अधिकांश लोगों की विजन अच्छी थी, इसलिए वे दूर से मंच पर होने वाली हर घटना को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। सुबह देर से योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य प्रकट हुए। वे सभी योद्धाओं वाली वर्दी पहने हुए थे, जो वे शायद ही कभी पहनते थे, इसलिए उनके हरे कपड़े नए लग रहे थे। हालांकि ये आदर्श के लिनेन के कपड़ों से ज्यादा बेहतर नहीं था, फिर भी लियान जनजाति के लोगों की नजर में ये काफी प्रभावशाली था। योद्धा तैयारी शिविर के जोशीले सदस्य एक एक करके अंदर आए। जब उन्होंने आसपास का जायजा लिया तो उन्हें लगा कि आज उन्होंने जीवन में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है। वे इतने सालों से सिर्फ आज के दिन के लिए ही प्रशिक्षण ले रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है, आज मैं अपना चेहरा दिखा पाऊंगा। लगभग 20 साल के एक छोटे कद के आदमी ने सोचा। उसका चेहरा जोश से चमक रहा था। उसके बगल में एक बिगड़ैल साथी खड़ा था। उसने अपने आसपास खड़ी लड़कियों को ऐसे देखा जैसे उनके कपड़े उतार रहा हो और कह रहा हो, इस बार मैं अपना दमखम दिखाऊंगा। इस गांव की सारी कुतियां देख लेंगी कि मुझमें कितना दम है। आगे से जब मैं अपनी छोटी उंगली हिलाऊंगा तो ये सारी लड़कियां दौड़कर मेरी तरफ आएंगी। गांव में जिंदगी मुश्किल थी, इसलिए खाने के अलावा मर्दों के पास बस एक ही बुनियादी सुख था। जैसा कि पुरानी कहावत है, खाना और सेक्स। मानव स्वभाव में खाने की जरूरत और यौन संबंध बनाने की जरूरत शामिल थी। ये वो स्वाभाविक प्रवृत्तियां थीं जो एनिमल में इस दुनिया में आने पर थीं।
आज के युद्ध मुकाबले के लिए योद्धा तैयारी शिविर के लोगों ने विशेष रूप से 2 कुत्तों का वध किया था। उन्होंने मैच के बाद मांस खाकर और शराब पीकर जश्न मनाने की योजना बनाई थी। ये दोनों कुत्ते गांव में पाले गए शिकारी कुत्ते थे। खैर कोई बात नहीं, राज्य का चयन जल्द ही होने वाला था। वे जल्द ही अच्छी जिंदगी जीने वाले थे। ऐसे में शिकारी कुत्ते का क्या काम था? देखो, ये युवा मास्टर विक्रम है। जोर से चिल्लाने पर भीड़ में अचानक शोर मच गया। सबने देखा तो पता चला कि कुलपति के परिसर से 2 आदमी एक रतन की कुर्सी लिए हुए बाहर आ रहे थे। विक्रम उस रतन की कुर्सी पर बैठा था और उसके ऊपर एनिमल की खाल का गलीचा बिछा हुआ था। उसकी आंखें ऐसे सिकुड़ी हुई थीं मानो वो सो रहा हो। उसके पीछे 4 नौकरानियां थीं। उनके हाथों में चूल्हा और फलों की प्लेट थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे बहुत सावधानी बरत रही थीं। युवा मास्टर विक्रम, यह वास्तव में युवा मास्टर विक्रम है। ग्रामीण तुरंत उत्साहित हो गए जब से विक्रम ने बैंगनी रक्त क्षेत्र में एंट्री की थी। लियान आदिवासी कबीले में उसकी प्रतिष्ठा अकल्पनीय ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी। सभी ने विक्रम पर अपनी आशाएं टिका रखी थीं कि वो उन्हें शहर में ले जाएगा और एक बेहतर जीवन जिएगा। ये कहा जा सकता है कि विक्रम अब लियान आदिवासी कबीले के आध्यात्मिक आधार स्तंभ थे। लोग विक्रम की भक्ति करने लगे क्योंकि अब वो कबीले का पूर्ण राजा था। वो जो भी करता उसे लियान कबीले का बिना शर्त समर्थन मिल जाता। वो जिसे भी मरवाना चाहता, बिना किसी कारण के एक शब्द ही लोगों को उसकी हत्या का हथियार बनाने के लिए काफी होता। वो जिस भी लड़की को चाहता, लोग एक शब्द से उसे विक्रम के बिस्तर पर पहुंचा देते। पिछले कुछ दिनों से विक्रम एकांत प्रिय था। लोगों को उससे मिलने से रोक रहा था। आखिरकार जब उन्होंने उसे देखा तो वे कैसे खुश न हुए। कई 17 साल की लड़कियां उत्साह से भर उठीं। ये सच था कि विशाल जंगल की लड़कियां बलवानों की पूजा करती थीं, लेकिन भीम जैसे रूखे काले आदमी की तुलना में एक सुंदर लड़का कहीं बेहतर था। जंगल की लड़कियों के दिलों में सबसे आदर्श जोड़ी विक्रम जैसी होगी, जो मजबूत और बेहद खूबसूरत दोनों हो। इन कुछ दिनों में विक्रम पहले से ही लियान आदिवासी कबीले की कई लड़कियों का स्वप्न प्रेमी बन चुका था। शुरू करो, विक्रम ने हल्के से कहा। उसे साफ तौर पर मंच पर जो कुछ भी हो रहा था उसकी परवाह नहीं थी। क्या मजाक है, ये योद्धा तैयारी शिविर के क्रूर लोग थे। उसके लिए वे सब भूसे के थैलों का एक ग्रुप थे। अगर वे 100 साल और प्रशिक्षण भी लें तो भी वे स्वर्ण रक्षक के द्वार को छू भी नहीं पाएंगे। लोगों को साफ पता था कि वो घमंडी था और उसके चेहरे पर हल्की सी घृणा भरी नजर भी थी, लेकिन लड़कियों के ग्रुप के लिए ये उसे और भी ज्यादा आकर्षक बना रहा था और वे विक्रम की और भी ज्यादा पूजा करने लगीं। वे सब इस भव्य मुकाबले में उमड़ पड़े, फिर भी युवा मास्टर विक्रम को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। नजरिए में यही फर्क था। गोल शुरू करो, भीम जोर से चिल्लाया। जब से वो विक्रम के करीब आया, वो योद्धा तैयारी शिविर का अघोषित नेता बन गया था। पिछले कुछ दिनों में उसने लियान कबीले के जड़ी बूटी पर्वत का भरपूर आनंद लिया था, क्योंकि वो उन जड़ी बूटियों को पाने में कामयाब रहा था जिन्हें विक्रम ने अस्वीकार कर दिया था। इससे भीम की ताकत बहुत बढ़ गई थी। संसाधनों की कमी की सिचुएशन में योद्धा तैयारी शिविर के जिस भी सदस्य के पास सबसे अधिक संसाधन होंगे, वो सबसे तेजी से साधना कर सकेगा। उसे डर था कि दूसरे लोग उससे ईर्ष्या करेंगे, इसलिए उसने चुपके से ड्रग्स का इस्तेमाल किया था। उसने दूसरों से यह भी छिपाया था कि उसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ था। भीम को भी नहीं पता था कि उसकी ताकत कितनी बढ़ गई है। वो इसे मंच पर परखना चाहता था, क्योंकि यही वो जगह थी जहां भीम को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलता था। हे, इतने दिनों तक छुपाने के बाद जब मैं मंच पर जाऊंगा तो एक ही शानदार करतब से दुनिया को चौंका दूंगा। ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद भीम की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थीं। उसने पहले ही विक्रम का नंबर 1 गुर्गा बनने की योजना बना ली थी और कोई भी उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। विशाल जंगल में होने वाले मुकाबलों में ज्यादा नियम नहीं होते थे। ये बहुत सरल था। एक व्यक्ति मंच पर रहता और दूसरे उस पर एक एक करके हमला करते। जो भी सक्षम होता वो ऊपर जा सकता था। अंततः जब कोई भी मंच पर नहीं चढ़ता तो अखाड़े में खड़ा व्यक्ति एक स्थान जीत जाता। फिर वो अपनी जीत का प्रतीक एक लकड़ी का तख्ता ले सकता था। हालांकि ऐसी व्यवस्था अव्यवस्थित लग सकती है, जहां 2 समान योद्धाओं के बीच जबरदस्त मुकाबला हो सकता था, या योद्धा को एक साथ मिलाकर मंच पर तब तक घेरा बनाकर रखा जा सकता था जब तक उसकी ऊर्जा खत्म न हो जाए। लेकिन योद्धा तैयारी शिविर के लोगों ने इस पर ज्यादा गहराई से सोचने की जहमत नहीं उठाई। उनकी शैली सरल और रूखी थी। शुरू में न तो द्रोण और न ही विक्रम इन निरर्थक मुकाबलों से परेशान थे। द्रोण ने भीम को नियम तय करने का अधिकार दिया था, लेकिन भीम जैसे असभ्य व्यक्ति के लिए क्या उसके लिए उचित और निष्पक्ष नियम बनाना संभव था? अगर नियम बहुत जटिल होते तो प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग उन्हें समझ नहीं पाते। जब मैच शुरू हुआ तो भीम पहले मंच पर थे। वो अपने धैर्य को नियंत्रित नहीं कर सका, क्योंकि उसने इस अवसर का लंबे समय से इंतजार किया था जहां वो अपनी छिपी हुई शक्ति प्रदर्शित कर सके। अखाड़ा 10 फुट चौड़ा था। भीम अखाड़े के बीच में खड़ा हो गया और अपनी मांसपेशियों को दिखाने के लिए पोज देने लगा। आओ, कौन मेरे साथ मुकाबला करना चाहता है? भीम चिल्लाने लगा और वहां मौजूद दर्शक भी चिल्लाने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये एक विशेषज्ञ द्वंद्व युद्ध से शुरू होगा।
भीम प्रसिद्ध था और उसके काम करने के उच्च स्तरीय तरीके के कारण सभी जानते थे कि भीम योद्धा तैयारी शिविर के शीर्ष 10 विशेषज्ञों में से एक था। हे भाई भीम, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकाबला करूंगा। एक बलवान आदमी अखाड़े में कूद पड़ा। उसका उपनाम सन था और योद्धा तैयारी शिविर में उसकी ताकत औसत दर्जे की थी। वो भीम का मुकाबला तो नहीं कर सकता था, लेकिन भीम के साथ उसके अच्छे संबंध थे। वो एक ऐसा दोस्त था जो कभी कभार सफल शिकार में भीम के साथ मांस बांट सकता था। वो बता सकता था कि भीम प्रदर्शन करना चाहता था, इसलिए वो उसे बधाई देने के लिए मंच पर गया था। योद्धा तैयारी शिविर के लोगों ने लंबे समय तक एक साथ प्रशिक्षण लिया था, इसलिए सभी एक दूसरे की कंडीशन से वाकिफ थे। वे जानते थे कि सन जानता था कि वो शीर्ष 9 स्थानों में नहीं होगा, इसलिए उसे भीम पर एक एहसान करना चाहिए। हाँ, अच्छा भाई सुन, चलो। सुन और भीम दोनों ही आक्रामक थे। विशाल जंगल के अखाड़े में कोई भी गंदा शिष्टाचार नहीं था। अखाड़े में आते ही मुकाबला शुरू हो जाता था। चूंकि सभी लोग देख रहे थे, इसलिए दोनों ने पूरी ताकत से मुकाबला किया। योद्धा तैयारी शिविर के सदस्यों में वाकई जबरदस्त ताकत थी। जहां तक युद्ध कौशल और तकनीक की बात है तो वो तो हद ही हो गई। उनकी मुकाबला हांगकांग की किसी एक्शन फिल्म जैसा था, जहां गति धीमी होती थी, मुक्के हमेशा जमीन पर पड़ते थे और अचानक ही वे एक दूसरे को जोर से पकड़ लेते थे। सन भीम के मुकाबले का नहीं था जब तक उसकी ताकत नहीं बढ़ गई थी। इसलिए कुछ ही राउंड में भीम ने उसकी कमर पकड़ ली और उसे अखाड़े में ही दबा दिया। दोनों बिना किसी शैली के लड़े थे, क्योंकि लड़ते लड़ते उन्हें एहसास हुआ कि पहले सीखी गई मुक्का मारने की सभी तकनीकें और मुद्राएं इस्तेमाल करना आसान नहीं था। अंत में एक दूसरे को पकड़कर जमीन पर लौटना ही सबसे व्यावहारिक उपाय था। जिसकी ताकत अधिक थी वो जीत गया। अमेरिका में यूएफसी जैसी लोकप्रिय मिश्रित मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं में जो खिलाड़ी दूसरे पक्ष की बांह मरोड़ने या गर्दन कुचलने में सक्षम होता था, उसे जीत मिलती थी, भले ही चालें अजीब लगे। अच्छा, दर्शक चिल्लाए। हालांकि भीम की चालें सुंदर नहीं थी, लेकिन लियान जनजाति के लोग जहां कुश्ती देखने के लिए उत्साहित होते, उनके लिए ये आंखों के लिए एक बड़ा आनंद था। सन के बाद एक अन्य व्यक्ति भीम से मुकाबला करने के लिए मंच पर आया, लेकिन वो भी उससे हार गया। 2 मैचों के बाद भीम की कंडीशन और भी बेहतर हो गई, क्योंकि जितना अधिक वो लड़ता था उतना ही अधिक साहस उसे प्राप्त होता था। हा, और कौन आ रहा है? भीम गुस्से से चिल्लाया, मानो उसने चावल की शराब का एक जार पी लिया हो। लोग बता सकते थे कि भीम आज उन योद्धा स्थानों में से एक प्राप्त करेगा। भाई भीम, मुझे आपके साथ एक शॉट लेने दीजिए। एक आदमी मंच पर आया और धीमी दबी हुई आवाज में बोला। जब ये व्यक्ति मंच पर आया तो तुरंत तालियां बजने लगी। ये बाहुबली है। बाहुबली स्वाभाविक रूप से मजबूत पैदा हुआ था। 15 साल की उम्र में वो 200 पाउंड का पत्थर का वजन उठा सकता था। ये पता नहीं कि अब बाहुबली कितना मजबूत है। लियान जनजातीय कबीले में योद्धा तैयारी शिविर के प्रमुख सदस्यों के नाम भी व्यापक रूप से ज्ञात थे। जब बाहुबली 15 वर्ष की उम्र में 200 पाउंड वजन उठाने में सक्षम हो गए तो वे लियान जनजाति के कबीले में प्रसिद्ध हो गए। इस बात की प्रबल संभावना थी कि बाहुबली का चयन 9 चयनित लोगों में होगा। बाहुबली और भीम के बीच मजबूत बनाम मजबूत के इस मुकाबले ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। बाहुबली, हा, बढ़िया, मैं कब से तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहता था, आओ। भीम की आंखें चमक उठीं। 1 साल पहले वो बाहुबली से थोड़ा कमजोर था, लेकिन इस साल उसकी ताकत में काफी बदलाव आया था। वो अपनी ताकत आजमाने के लिए एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी की तलाश में था। बाहुबली मंच पर कूद पड़ी और भीम से 3 गज की दूरी पर थी। बिना किसी शिष्टाचार के वे दहाड़ते हुए एक दूसरे की ओर दौड़े। दोनों आदमी हट्टे कट्टे थे। ऐसा लग रहा था जैसे 2 बैल एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हों। पेंग! भीम और बाहुबली बिना किसी दिखावटी प्रदर्शन के एक दूसरे से टकरा गए। लोग मांस और बंधन के टकराने की आवाजें सुन सकते थे, जिससे वे डरकर कांप उठे। यदि ऐसी टक्कर उनके शरीर पर पड़ती तो उनके अंग टूट जाते। भीम और बाहुबली के बीच की लड़ाई स्पष्ट रूप से पहले की सुन की लड़ाई की तुलना में अधिक आक्रामक थी। दोनों पुरुषों की ताकत लगभग 700 पाउंड थी, जो एक टियर 1 पुरुष की ताकत से दोगुनी थी। ताकत में इतनी असमानता के कारण अगर एक दर्जन टियर 1 पुरुष भी भीम पर हमला करते तो भी भीम उन्हें आसानी से हरा सकता था। भीम ने बहुत अच्छा खेला। भीड़ में कर्कशा लियान जोर जोर से चिल्ला रही थी। चूंकि उसे हाल ही में विक्रम ने किसी वर्क के लिए बुलाया था, इसलिए वो भीम के साथ घुल मिल गई थी और जल्द ही वे एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। पिछली रात के भीम के जोरदार कौशल के बारे में सोचते हुए कर्कशा लियान कामों की इच्छा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। लोगों की जय जयकार सुनकर और कर्कशा लियान के समर्थन से भीम को मानो कुछ अप्रत्याशित शक्ति मिल गई और उसने ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिए। लेकिन बाहुबली पीछे नहीं रहना चाहता था। अपनी विशाल शक्ति के साथ वो अभी भी एक बड़ी बढ़त बनाए हुए था। योद्धा तैयारी शिविर के सदस्यों के बीच आम लड़ाई का सार ताकत की लड़ाई होती थी। यही कारण था कि पत्थर के रोलर उठाना उनका प्रमुख प्रदर्शन था और अपनी बड़ाई करने का एक जरिया भी। जमीन पर काफी देर तक कुश्ती लड़ने के बाद भीम आखिरकार बाहुबली को दबाने में कामयाब हो गया। वो नीचे दबा हुआ था और अब हिल नहीं सकता था।
भीम द्वारा बाहुबली को दबाने में सक्षम होने का मुख्य कारण यह था कि उसने बहुत सारी जड़ी बूटियां खाईं, जिससे उसकी फिटनेस में वृद्धि हुई और साथ ही सहनशक्ति भी बढ़ी। उन्होंने अपनी सहनशक्ति के कारण यह मैच जीता था। बाहुबली को इतना दबाया गया था कि उसकी सांसें अटक गई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भीम एक अथक बैल की तरह कैसे रह पाता है, उसमें इतनी ऊर्जा कैसे है। ये कहना जरूरी है कि हालांकि योद्धा तैयारी शिविर के औसत सदस्य में बहुत ताकत होती थी, फिर भी 500 पाउंड का पत्थर का रोलर 8 बार उठाने के बाद उनकी बाहें दुख जाती थीं। भीम जैसा बनना आसान नहीं था, जो जितना ज्यादा लड़ता उतना ही मजबूत होता जाता। बाहुबली ने हाफते हुए पूछा, तुम विगोर क्षेत्र में नहीं पहुंच सकते है ना? हा, लगभग। भीम शेखी बघारने लगा। तैयारी शिविर के ज्यादातर सदस्य वीरता क्षेत्र में थे और भीम शक्ति क्षेत्र से बहुत दूर था। सांप की तरह सांस अंदर, तीर की तरह बाहर वाली अवस्था में पहुंचना इतना आसान कैसे हो सकता है? भीम में थोड़ी अधिक सहनशक्ति थी, क्योंकि यदि वो लियान जनजातीय कबीले जैसी गरीब जगह पर रहता तो वो कभी भी विगोर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता। आसपास के आम लोग जानते थे कि विगोर क्षेत्र का क्या मतलब है। आखिरकार राज्य का चयन काफी समय से जाना जाता था और विक्रम ने बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी कि बैंगनी रक्त क्षेत्र क्या होता है। लियान जनजाति के शासक वर्ग द्वारा फैलाई गई झूठी इन्फॉर्मेशन के कारण सभी लोगों ने मान लिया था कि विक्रम बैंगनी रक्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। अज्ञानी आम लोगों को लगता था कि बैंगनी रक्त क्षेत्र स्वर्ग के किसी देवता जितना शक्तिशाली है। अगर भीम को बैल कहा जाता था तो विक्रम एक भयानक वीरान एनिमल था। उनके बीच जमीन आसमान का अंतर था। जितना ज्यादा उन्हें विक्रम की ताकत का एहसास होता, उतनी ही ज्यादा उन्हें उम्मीद होती कि विक्रम उन्हें शहर में ले आएगा। साथ ही उन्हें लगता था कि विक्रम का अनुसरण करके उसके अधीन सेवक बनना एक सम्मान की बात होगी। इस अराजक दुनिया में लोग आजादी के बारे में सोचते ही नहीं थे। जो लोग अपना पेट नहीं भर सकते थे, उनके लिए आजादी एक फिजूल खर्ची और मजाक थी। वे बस एक अच्छे गुरु का अनुसरण करना और भोजन से संतुष्ट होना चाहते थे। हा, भीम जोर से हंस पड़ा। वो वर्तमान दृश्य से बहुत प्रसन्न था। वो ये भी जानता था कि राज्य के चयन में उसका सफल होना इम्पॉसिबल है, लेकिन दिखावा करने के लिए भीम को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने जीवन के शिखर पर पहुंच गया हो। और कौन ऊपर आकर कोशिश करना चाहता है? भीम बहुत उत्साहित था। कौशल, क्या तुम यहां आकर मेरे साथ खेलना चाहोगे? किसी को भी ऊपर ना आते देख भीम ने नाम पुकारना शुरू कर दिया। भाई भीम, मेरे साथ मजाक मत करो। मैं तुमसे कैसे जीत सकता हूं? अभी तुमने जो मुक्का मारा उससे तुम्हारे जोड़ों में झंझनाहट हो गई। क्या ये थंडर जैसा कुछ नहीं है और धनुष से झुंड के दायरे को गिराना या कुछ और? कौशल नाम का ये युवा योद्धा चापलूसी करने के हर तरीके अपनाता था। वो समझता था कि योद्धा तैयारी शिविर में टिके रहने के लिए उसे किसी महान व्यक्ति का साथ देना होगा, ताकि जब मांस बांटा जाए तो उसे और ज्यादा मिले। हा, ये 9 बादलों में गड़गड़ाहट सरप्राइज धनुष झुंड गिराता है। भीम को यह वाक्यांश याद करने में काफी समय लगा, इससे पहले कि वो इसे पूरा बोल पाता। वो अभी भी उस क्षेत्र से एक प्रकाश वर्ष दूर था, लेकिन भीम की अभिव्यक्ति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले ही उस अवस्था में पहुंच चुका था। ये देखते हुए कि दर्शकों में कोई भी उनका सामना करने को तैयार नहीं था, भीम ने महसूस किया कि दिखावटी बने रहने की कोई आवश्यकता नहीं है और ऊंची आवाज में कहा, यदि कोई भी मंच पर नहीं आ रहा है तो मैं खुशी से इस स्थान को स्वीकार करूंगा। मूल रूप से भीम के नियम कुछ इस तरह थे। अगर कोई अखाड़े में किसी व्यक्ति का सामना करने की हिम्मत नहीं करता तो उस व्यक्ति को एक स्थान से वंचित कर दिया जाता था। इस तरह 9 स्थान चुने जाते थे। किसी को कोई असहमति नहीं थी, क्योंकि वे भीम की ताकत के प्रति आश्वस्त थे। क्या कोई असहमत है? भीम ने जानबूझकर लकड़ी की पट्टिका लेने की गति धीमी कर दी। ये किसी नीलामीकर्ता द्वारा ऊंची बोली लगाने के लिए उल्टी गिनती करने जैसा था। भीम के लिए ये उसकी एक और दिखावटी हरकत थी, लेकिन किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। जैसे ही उसने ये सवाल पूछा, भीड़ से एक आवाज आई, तुम वाकई घिनौने हो। तुम लकड़ी की तख्ती क्यों नहीं ले लेते? क्या तुम्हें इस तरह गुस्सा दिलाने की जरूरत है लोगों को अपने खिलाफ जाने के लिए कहना? अगर हाँ, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा और तुम्हारे खिलाफ जाऊंगा। कौन? भीम अपना बेहतरीन अभिनय समाप्त करने ही वाला था कि कोई उसका विरोध करने के लिए कूद पड़ा, और इन पंक्तियों के बीच में उन्होंने उस पर घृणित होने का आरोप लगाया था। बिल्कुल सही, सबको पता था कि भीम बस दिखावा कर रहा था। उसने पूरे लियान कबीले को यह बताने के लिए ऐसा किया था कि वो योद्धा तैयारी शिविर में सबसे ताकतवर है, लेकिन बोलने की हिम्मत कौन कर सकता था? जिसने भी ये कहा वो यहां आ जाए। मैं देखना चाहता हूं कि जीने से कौन ऊब गया है। भीम तो पहले ही लियान आदिवासी कबीले को अपना मान चुका था। अगर विक्रम बाघ था तो वो विक्रम का सियार गुर्गा था। वो अपने ही इलाके में मुंह पर वार कैसे बर्दाश्त कर सकता था? लेकिन अगर अब कोई आगे आए तो वो अपना अधिकार स्थापित करते हुए एक उदाहरण स्थापित कर सकता है। उसने तय कर लिया था कि वो उस व्यक्ति को सबके सामने मार डालेगा जिसने उसके लिए मुसीबत खड़ी की थी। कानून विहीन विशाल जंगल में बलवान द्वारा कमजोर को मारना कोई गलत बात नहीं थी। इसके अलावा ये अखाड़े में था, जिससे ये और भी अधिक न्यायोचित हो गया। ये सोचते हुए भीम अपनी रक्तपिपासु आंखों से भीड़ में घूम गया।
भीम उस व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसने ये शब्द कहे थे, लेकिन वो व्यक्ति लोगों के समुद्र में छिपा हुआ था और सामने नहीं आ रहा था। लगभग 10 सांसें लेने के बाद कोई व्यक्ति भीड़ को चीरता हुआ मंच के सामने आ गया। लोगों ने जैसे ही एक छोटे कद के बच्चे को मंच के सामने आते और आराम से मंच पर चढ़ते देखा तो वे पीछे हट गए। ये छोटा सा बच्चा भीम की छाती तक ही पहुंच पाया था और उसने खुरदुरे लिनेन के कपड़े पहने हुए थे। उसके कपड़े साफ थे लेकिन फटे हुए थे, जिन पर कई बड़े बड़े धब्बे थे। इस शरीर का आकार और मुद्रा देखकर भीड़ के मन में प्रश्न चिन्ह उठने लगे। क्या यही वो बच्चा था जिसने आवाज लगाई थी? लोगों ने पहले तो सोचा था कि जिसने आवाज लगाई है वो कोई योद्धा है जिसे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा है और वो शायद योद्धा तैयारी शिविर का सदस्य होगा, लेकिन अचानक पता चला कि वो एक बच्चा था। क्या वो जीना नहीं चाहता? इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उसे पहले नहीं देखा जा सका, क्योंकि वो छोटा था और भीड़ के नीचे छिपा हुआ था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? भीम अपने सामने बच्चे को देखकर चौंक गया। आदर्श, तुम मरे नहीं हो? आदर्श की पीठ पहले से ही लोगों की तरफ थी, इसलिए ज्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब वे साफ देख सकते थे कि मंच पर मौजूद व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आदर्श ही था। भाई आदर्श, ये सचमुच भाई आदर्श है। प्रिया की पड़ोसी चाची सरला और उनकी बेटी कोमल दर्शकों में मौजूद थीं। कोमल ने आदर्श को जीवित देखकर सुखद आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन तत्काल दृश्य देखकर उसे आदर्श की चिंता हुई। इस समय कोमल ने चाची सरला के खुरदुरे हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसका दिल उसके मुंह में आ गया। किड्डो, आदर्श अभी भी जीवित है, लेकिन वो इस खतरनाक व्यक्ति का विरोध करने के लिए अब मंच पर क्यों जाएगा? चाची सरला चिंतित थीं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि आदर्श क्या कर रहा था। और इस समय आदर्श जो मंच पर खड़ा था, उसने धीरे से अपना शरीर लियान आदिवासी कबीले के आंगन में एनिमल की खाल से बनी कुर्सी की ओर घुमाया, जहां एक कमजोर विक्रम बैठा था। दूसरे पक्ष की आंखें मानो उस पर गोलियां चला रही थी। विक्रम अपनी सीट पर निश्चल था, फिर भी उसके आसपास की 4 नौकरानियां कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। वे महसूस कर सकते थे कि विक्रम अचानक एक क्रूर एनिमल में बदल गया था। कितनी बार हुआ? तीसरी बार था। विक्रम ने अपने हाथ में चाय का कप नीचे रख दिया और आदर्श को घूरता रहा। पहली बार आदर्श जड़ी बूटियां चुनते समय गिर जाने के बाद पुनर्जीवित हो गया था। दूसरी बार आदर्श विक्रम द्वारा गुप्त रूप से हमला किए जाने के बाद भाग निकला था। तीसरी बार उजाड़ हड्डी के हिम विष और रक्त पतला करने वाली गोली से जहर खाने के बाद उसके 7 छिद्रों से खून बहने लगा और वो एक बड़ी चट्टान से नीचे गिर गया, फिर भी वो बच गया। विक्रम की पलकें झपकने लगी। आदर्श को देखने का उसका नजरिया ऐसा था जैसे कोई जहरीला सांप अपने शिकार को बेरहमी और लालच से देख रहा हो। उसके शरीर में एक राज है। विक्रम को विश्वास था कि आदर्श के पास एक खजाना है जो उसकी जान बचा रहा है। हालांकि उसे नहीं पता था कि वो खजाना क्या है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि खजाना जल्द ही उसका होने वाला था। आदर्श को मारने के बाद वो खजाना हासिल कर लेगा, फिर वो धीरे धीरे उसकी जांच करेगा और अंततः उसका उपयोग समझ पाएगा। जब उसने ये सोचा तो विक्रम ने धीरे धीरे अपना धैर्य वापस पा लिया। ऊपर से तो उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन अंदर से उत्तेजना और गर्म खून बह रहा था। उसने धीरे से अपने होंठ चाटे और उसकी आंखें खून की प्यासी चमक उठी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आखिरकार एक बार स्वर्ग मेरे साथ न्याय कर रहा है। स्वर्ग ने मुझे भले ही कोई शानदार पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं दी हो, न ही उसने मुझे मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए आवश्यक संसाधन दिए हों, और उसने तो मुझे उस समय भी रोक दिया था जब मैं बैंगनी रक्त के क्षेत्र में प्रवेश करने ही वाला था। लेकिन आज आपने मुझे एक मौका दिया है। यह खजाना जो किसी के जीवन की रक्षा कर सकता है, सीधे मेरे पास भेज दिया है। जैसा कि प्राचीन कहावत है, यदि आप अपने सामने आए अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं तो नुकसान आपको ही होगा। अगर मैं स्वर्ग से मिली उस चीज को नजरअंदाज कर दूं तो भविष्य में विपत्ति को न्योता दूंगा। मैं विक्रम निश्चित रूप से एक मूर्ख व्यक्ति हूं। हैरानी की बात है कि आदर्श नाम का ये बच्चा जो भूखा प्यासा गुलाम था, इतना धन्य जीवन कैसे जी सकता है। नहीं, कहना चाहिए कि मेरा जीवन धन्य है। इसे मारकर मैं खजाना पालूंगा। जिसके हाथ में खजाना था उसका जीवन धन्य था। विक्रम के मन में कई विचार कौंधे। मुस्कुराता हुआ भीम विक्रम के किसी आदेश के बिना ही आदर्श की ओर चल पड़ा था। ये शब्द तुम्हारे थे? भीम ने व्यंग्य किया। उसे आश्चर्य हो रहा था कि आदर्श 10 मीटर ऊंची चट्टान से गिरकर क्यों नहीं मरा। उसे यकीन नहीं था कि कोई इतना भाग्यशाली हो सकता है, और उसने वीरान हड्डियों को परिष्कृत करने वाले लोगों को गुमराह करने के लिए कोई चाल चली थी। भीम ने शुरू में सोचा था कि किसी योद्धा ने उसे चुनौती दी है ताकि वो अपनी प्रबल शक्ति से दूसरे योद्धा को मार सके, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसका सामना इस बेकार छोटे बंदर आदर्श से हुआ। इससे वो दिखावा भी नहीं कर पा रहा था। एक छोटे से बंदर को मारना जो सिर्फ उसकी छाती तक ही पहुंचता था, दिखावे के लायक कैसे हो सकता था। भीम सोच रहा था कि वो आदर्श को मारने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल कर सकता है जिससे आदर्श सबसे ज्यादा असहज और भयभीत हो जाएगा। जाहिर है मैं ही था। क्या तुमने जो कहा वो बकवास नहीं था? आदर्श ने अपने हाथ पीछे करके साफ साफ कहा। क्या तुम्हें इतना बेतुका सवाल पूछने की जरूरत थी? भीम ने आदर्श को ऐसे देखा जैसे वो कोई मंद बुद्धि हो।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या आदर्श ने उसका दिमाग दरवाजे में कुचल दिया था, क्योंकि आदर्श को तो अपने भविष्य का अंदाजा हो गया होगा। साले, आज मुझे नाराज करने के लिए तू मुर्दा है। मेरी जांघों के नीचे घुसने से पहले आज्ञाकारी होकर घुटनों के बल बैठ और 100 बार मुझे प्रणाम कर। क्या तू खुद करना चाहता है या मैं तुझे ऐसा करने पर मजबूर करूं? भीम मुस्कुराया, जबकि आदर्श ने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वो विक्षिप्त हो। मैं आज यहाँ एक जगह पाने के लिए आया हूं, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं। इन शब्दों से पूरा दर्शक स्तब्ध रह गया। लोगों को एहसास हुआ कि मंच पर जाकर आदर्श जानबूझकर भीम को नाराज या दुखी नहीं कर रहा था, बल्कि राज्य के चयन के लिए भागीदारी स्थान प्राप्त करने के लिए एक मुकाबला लड़ना चाहता था। हे भगवान, क्या वो अपने आकार के कारण पागल है? उसने अभी 1 महीने का प्रशिक्षण लिया था और वो 12 वर्ष से थोड़ा ही बड़ा था। वो भीम के साथ कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता था? भाई आदर्श, भीड़ में कोमल एक दिल दहला देने वाले पल से गुजर रहा था। क्या भाई आदर्श को पता था कि भीम कितना ताकतवर था? लियान जनजाति के लोगों के लिए योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य बाघों के झुंड जैसे थे। कोई भी साधारण व्यक्ति उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। आदर्श जैसा बच्चा तो बिल्कुल नहीं। हा हा हा। भीम हंसी से लोटपोट हो गया, मानो ये उसकी जिंदगी का सबसे मजेदार मजाक था। साले, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि आचार्य वेदांत से कुछ हुनर सीखने के बाद तुम मुझे हरा सकते हो और राज्य के चुनाव में लियान जनजाति के कबीले का प्रतिनिधित्व कर सकते हो? जैसे ही भीम ने ये शब्द कहे, योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य जोर से हंसने लगे। भाई भीम, इस लड़के से पंगा मत लो। ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसलिए कि इसे आचार्य वेदांत ने चुनकर अपनी किस्मत चमकाई है, ये खुद को अजेय समझता है। कई लोगों ने यही बात दोहराई। तभी एक कर्कश महिला की आवाज सुनाई दी। भाई भीम, इस बच्चे की टांगें तोड़कर उसे फांसी पर लटका दो। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कर्कशा लियान था। आदर्श उसकी तीखी आवाज कैसे भूल सकता था? जिस व्यक्ति ने ग्रामीणों को प्रिया के घर को गोबर से घेरने के लिए प्रेरित किया, वो कर्कशा लियान था। आदर्श ने व्यंग्य किया और कर्कशा लियान पर गहरी नजर डाली। क्या देख रहा है तू साले? क्या तुझे लगता है कि तू मुझे देख भी सकता है? जरा और देख, मैं तेरी दोनों घिनौनी आंखें निकाल दूंगा। कर्कशा लियान दबंगई से बोला। भाई भीम, इस साले को मार डाल। जैसा कि उसने कहा, कर्कशा लियान ने भीम पर एक छेड़खानी भरी नजर भी डाली। भीम उस चुलबुली नजर से जाहिर तौर पर प्रभावित हुआ और खिलखिलाकर हंसा। बच्चे, लगता है अभी तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं हुई है। तुम्हारा दिमाग अभी भी ठीक नहीं है। तुम जैसा छोटा सा गुलाम जिसे कीचड़ भरे मैदानों में भी खाना नहीं मिलता, राज्य के चयन में शामिल होना चाहता है? आज मैं तुम्हारा सिर काटकर पेशाब घर बना दूंगा। इसके साथ ही भीम आदर्श की ओर आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव था जब उसने आदर्श का सिर पकड़ने के लिए अपनी दोनों स्टील जैसी बाहें फैलाईं। वो सिर्फ कह नहीं रहा था, बल्कि असल में आदर्श का सिर मरोड़ने की योजना बना रहा था। भीम में बहुत ताकत थी, तो एक सामान्य बच्चा उसकी पकड़ का सामना कैसे कर सकता था? आदर्श बिना हिले डुले खड़ा रहा और दृढ़ता से अपनी दोनों बाहें फैलाकर भीम को पकड़ लिया। ये भीम जैसा ही कदम था। भीम के बड़े हाथों की तुलना में आदर्श के हाथ बिल्कुल अनुपातहीन थे। बेवकूफ आदर्श को हाथ आगे बढ़ाने की हिम्मत करते देख भीम मुस्कुराया और आदर्श के हाथ पकड़ लिए। उसने अपना मन बदल लिया था। वो आदर्श के हाथ कुचल देना चाहता था। चारों अंग टकराए और एक जोरदार कच की ध्वनि हुई। भीम का चेहरा ठिठक गया। आदर्श के हाथों और अपने हाथों को अविश्वसनीय रूप से देखते हुए उसके होंठ फड़कने लगे। आदर्श के छोटे हाथों के भीतर उसके दोनों बड़े हाथ बुरी तरह कुचले जा चुके थे। ताज़ा खून बिना रुके टपक रहा था। उसके अंगूठे के अलावा उसकी बाकी 8 उंगलियां अजीब कोणों पर मुड़ी हुई थीं और पूरी तरह से टूट चुकी थीं। आदर्श ने उसके हाथों को बेरहमी से कुचल दिया था। भीम के मुंह से एक जोरदार दिल दहला देने वाली चीख निकली। आदर्श ने भीम को ठंडेपन से देखा। तुमने किसे गुलाम बताया था? इस दुनिया में कमजोर को गुलाम बनाया जाता है और ताकतवर को स्वामी। जो भी ताकतवर होता वो हर चीज पर राज कर सकता था। मैं तुम्हें आज बताता हूं कि गुलाम कौन है। ये कहते हुए आदर्श ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक साधारण घुटने से भीम की छाती पर वार किया। पिंग! आदर्श के घुटने के वार से भीम का हट्टा कट्टा शरीर फटी हुई बोरी की तरह उछल पड़ा। उसकी उरोस्थी अंदर की ओर मुड़ गई और न जाने कितनी पसलियां टूट गईं। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून बह रहा था। उसका शरीर टूटी रीढ़ वाले कुत्ते की तरह छटपटा रहा था। इस अचानक दृश्य ने वहां उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। उनके चेहरे के भाव कुछ ही सेकंड पहले से पूरी तरह से जमे हुए थे। यह क्या था? आदर्श ने भीम के हाथों को कुचल दिया था और उसे घुटने से उड़ा दिया था। आदर्श का छोटा और पतला शरीर और भीम का मजबूत शरीर एकदम विपरीत था, जो एक बहुत मजबूत दृश्य प्रभाव दे रहा था। क्या यह एक सपना था? विक्रम, जो अपनी पशु की खाल वाली कुर्सी पर बैठा था, अचानक खड़ा हो गया और चमकती आंखों से आदर्श को घूरने लगा। आदर्श एक जड़ी बूटी तोड़ने वाला गुलाम जिसके पास आमतौर पर खाने को कुछ नहीं होता था, एक भिखारी जैसा था। ऐसा व्यक्ति लियान जनजाति के कबीले में चिंता का विषय नहीं होता, लेकिन वो एक संक्षिप्त क्षण में भीम को अपंग करने में सक्षम था। उनकी मार्शल आर्ट कहां से आई?
क्या ऐसा हो सकता है कि आचार्य वेदांत के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के बाद और 1 महीने के समय में मार्शल आर्ट सीखने के बाद वो भीम को हरा सके? ये कैसे संभव हो सकता है? विक्रम ने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींच लीं कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में चुभ गए। दर्शक चुप हो गए। काफी देर तक किसी ने आवाज नहीं निकाली, क्योंकि वे अभी तक होश में नहीं आए थे। यहां तक कि कोमल, जो आदर्श के लिए चिंतित थी, अपनी 2 बड़ी बड़ी गहरी आंखों से उसे घूर रही थी। वो एकदम दंग रह गई। क्या ये सच है? उस शैतानी दिखने वाले मीनार जैसे भीम को भाई आदर्श ने हरा दिया था। आदर्श अपनी सामान्य मुद्रा में लौट आया और उसने लापरवाही से अपने फटे हुए कपड़े सीधे कर लिए। ये आदर्श की पहली हिंसक कार्रवाई थी। पहले आदर्श के घूंसे पत्थरों पर पड़ते थे। वे बेहद कठोर होते थे, जिससे उसकी मुट्ठियों में दर्द होता था। लेकिन आज जब वे एक इंसान के शरीर पर पड़े तो उसे बस कोमलता के बाद कठोरता का एहसास हुआ। एक इंसान को सीधे अपंग बनाने के बाद आदर्श को यह अस्वीकार्य नहीं लगा। इस जंगली दुनिया में सुरंग बनाने के बाद से ही वो इस दुनिया के नए अस्तित्व के नियमों का आदी हो चुका था। वो स्पष्ट रूप से जानता था कि यदि वो एक दयालु व्यक्ति या भिक्षु होता जिसके हाथ खून से सने नहीं होते, तो उसका फायदा उठाया जाता। आदर्श ने अपना सिर कर्कशा लियान की ओर मोड़ने से पहले अपनी 10 उंगलियां धीरे से हिलाईं। तुमने पहले कहा था कि तुम मेरे पैर तोड़ दोगे और मुझे फांसी पर लटका दोगे और मेरी आंखें निकाल लोगे। ये कहते हुए आदर्श धीरे धीरे कर्कशा लियान की ओर चल पड़ा।